हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सबका पॉडकास्ट चैनल पे। ये हमारा 6वां एपिसोड है और आज हमारे साथ हैं नीलेश जी। तो आइए हम पूछते हैं नीलेश जी से कुछ क्वेश्चंस। हेलो नीलेश। हेलो। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। ग्रेट। तो नीलेश, सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप अपने बारे में हमारे ऑडियंस को कुछ बताएं। हेलो, मेरा नाम नीलेश है। पूरा नाम मेरा नीलेश सक्सेना है और वैसे जो मेरी रूट्स है वो झांसी, जो उत्तर प्रदेश का एक शहर है, वहाँ से है। तो आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर। उसके बाद जो मेरी इनिशियल जो स्कूलिंग हुई है वो झांसी में ही हुई थी। उसके बाद अपनी पूरी फैमिली के साथ हम लोग इलाहाबाद में शिफ्ट हो गए और उसके बाद जो मेरी रेस्ट ऑफ द स्कूलिंग थी वो इलाहाबाद में कंप्लीट हुई। इलाहाबाद? हाँ, प्रयागराज। ओके, प्रयागराज। तो उस जमाने में उसका नाम इलाहाबाद ही होता था इसलिए। तो प्रयागराज में आप कहाँ से हैं? प्रयागराज में मैं ममफोर्डगंज एक जगह है, ओके वहाँ पर हम लोग रहते थे। ओके उसके बाद में फिर हम लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए क्योंकि मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हो चुकी थी जी। और जो मेरे फादर थे वो उस वक्त हाई कोर्ट में एज एन एडवोकेट काम कर रहे थे, एज ए प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर उन्होंने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रेशन किया, अपना सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर्ड हुए और उन्होंने यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस शुरू करी। तो उसके सिलसिले में फिर हम लोग भी पूरी फैमिली के साथ हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए। ओके। तो जिस वक्त हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए थे तो मैं उस वक्त आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था। तो मेरा जो शुरू से जो एक रुझान जो रहा है वो टेक्निकल और साइंस साइड की तरफ थोड़ा ज़्यादा रहा है। मैं आईआईटी करना चाहता था, बट पिताजी का जो झुकाव था वो थोड़ा मैनेजमेंट और बिजनेस की तरफ थोड़ा ज़्यादा था। तो उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए प्रेरित किया कि मैं बिजनेस स्टडीज़ करूं। ओके। तो फिर मैंने बिजनेस की स्टडीज़ करी यहाँ पर आकर और बीबीए किया मैंने जयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ लाइक मैनेजमेंट से। ओके। फिर काफ़ी टाइम तक मैंने इस तरह से जॉब भी किया और उसके बाद फिर मेरा जो रुझान था वो थोड़ा कंप्यूटर साइंस की तरफ थोड़ा ज़्यादा था। शुरू से ही मैंने कहा ना कि मुझे थोड़ा साइंस की तरफ ज़्यादा एक रुझान रहा है मेरा। ओके। तो मैं कंप्यूटर साइंस की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुकाव आने लगा। तो फिर मैंने इग्नू, जो कि इंदिरा गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ से फिर मैंने एमसीए किया। ओके। और फिर आईटी की ही बैकग्राउंड में मैंने जॉब शुरू किया। तो लगभग 2013-2014 तक मैंने आईटी बैकग्राउंड में ही काम किया। लेकिन शुरू से अंदर एक म्यूजिक का या कह सकते हैं संगीतकार वाला एक कीड़ा जो था वो हमेशा अंदर से आवाज देता रहता था कि नहीं, ये जो तुम कर रहे हो ये नहीं करना है। तो फिर मैंने धीरे धीरे अपनी उस लाइन से स्विच किया और स्क्रैच लेवल से मैंने म्यूजिक में अपना एक करियर बनाना शुरू किया। ओके। सो एमसीए करने के बाद आप फिर जॉब कहाँ कर रहे थे? पहले मैं आपको एक और मतलब इसमें कैच है वो भी आपको बताता हूँ। ओके। मैंने अपना एमसीए कभी कंप्लीट नहीं किया। अच्छा। सिर्फ आपने किया, कंप्लीट नहीं किया। 5th सेमेस्टर तक ओके। मैंने अपने सारे एग्जाम्स दिए, बट बाय द एंड ऑफ 5th सेमेस्टर व्हेन आई एंटर्ड इनटू द 6th सेमेस्टर, उस वक्त मेरे मन में पता नहीं एक रिपेलियन एक मतलब जाग रहा था कि मैं अब मुझे ये नहीं करना। और उस टाइम तक मैं जॉब भी कर रहा था, मतलब आईटी फील्ड में ही मैं काम कर रहा था। ओके। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, मुझे नहीं करना। 5th सेमेस्टर के बाद में कुछ बैकलॉग भी हो गए थे, तो फिर मैंने कहा कि अब 6th सेमेस्टर में मुझसे इतनी मेहनत नहीं हो सकती है, छोड़ देता हूँ। ओके। और मुझे करना ही नहीं था, मेरा शुरू से ही मन नहीं था, लेकिन बस चूंकि एक होता है ना, कभी कभी आप पेरेंटल प्रेशर में कुछ चीज़ें करते हैं अपने करियर को लेके, आपका मन नहीं होता है लेकिन आपके पेरेंट्स चाहते हैं और आप उनको ऐसा कोई दुख भी नहीं पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन एक वक्त आता है कि जब आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं और उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि मुझे म्यूज़िक की फील्ड में ही कुछ करना। मेरी फैमिली में भी बहुत सारे लोग हैं जो शुरू से गाते रहे हैं या किसी न किसी तरह संगीत में अपना एक उनका जुड़ाव रहा है। जैसे मेरी जो बुआ रही हैं वो स्कूल में म्यूज़िक टीचर रही थी। मेरे फादर को गाने का बहुत शौक था। ओके। बांसुरी बहुत अच्छी प्ले करते थे मेरे फादर। तो इस तरह से म्यूज़िक में शुरू से एक रुझान रहा। तो गाता रहता था, अपने स्कूल और कॉलेज के जो फेस्ट होते थे उनमें भी पार्टिसिपेशन रहता था मेरा, एनुअल फंक्शंस। तो जब मैंने अपना बीबीए कंप्लीट किया तो मैं भी उसी एक मतलब जो जिसको कहना चाहिए कि भेड़ चाल जो होती है
हम सभी स्टीरियोटाइप होते हैं इस मामले में। ओके तो वो उस भेड़चाल में मैं भी जुट गया कि अब मुझे जॉब करनी है, तो जॉब शुरू कर दी। कहीं किसी शुरुआत करी मैंने बीपीओ के जॉब वगैरह से, तो Okay. मैंने बीपीओ इंडस्ट्री में पहले मैंने जॉब शुरू करी। कॉल सेंटर्स वगैरह में जॉब करते करते फिर उसके बाद मैं वहाँ से धीरे धीरे आईटी में मेरा एक रुझान, चूँकि मैं साइंस में तो रुझान था ही, तो मैंने कहा कि मैं आईटी इंडस्ट्री में ही कुछ करने की कोशिश करता हूँ। ओके और उसके लिए फिर मैंने अपने पेरेंट्स से बात करी। मैंने कहा कि मैं कंप्यूटर साइंस में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ रादर देन मैनेजमेंट और बिजनेस की फील्ड में। तो मैंने तो ये चीज़ आप बोलने में थोड़ा लेट नहीं हो गए? मतलब ये चीज़ आपको पहले स्टैंड इसके अगेंस्ट लेना चाहिए था कि नहीं मेरे को आईआईटी करना है। देखिए उस वक्त कहना चाहिए कि पेरेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा था। ओके और शुरू से ही रहा कि नहीं, मेरे फादर अगर किसी चीज़ को बोल देते कि ये करना है तो वो करना है, फिर आप उससे अलग नहीं सोच सकते, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें रही कि जिसकी वजह से फिर मुझे सबसे पहले तो मैनेजमेंट को ही हाँ बोलना पड़ा, क्योंकि मैं मन से तो नहीं चाहता, लेकिन हाँ करना पड़ा। तो फिर वो मैंने किया। उसके बाद फिर उसी हिसाब से जो जॉब मिली वैसे ही मैंने जॉब भी करी। तो फिर जब मैंने धीरे धीरे जब मैंने अपने फादर को, अपनी मदर को फिर कन्विंस करना शुरू किया कि देखिए इस फील्ड में मेरा कोई खास इंटरेस्ट है नहीं, और मैं कंप्यूटर साइंस में अपनी रुचि रखता हूँ, मैं उसी में सोचता हूँ कि उसी में कुछ करूँ। हालांकि मन से तो वो भी नहीं करना चाहता मैं शुरू से ही। लेकिन इससे तो कुछ बेटर ही था, क्योंकि आप जो मैनेजमेंट और बिजनेस के फील्ड में तो आप मन मार के कर रहे हो, तो उससे बेटर है कि आप और वैसे भी बीबीए करने के बाद आप बीपीओ में ही जॉब कर रहे थे, तो आई डोंट थिंक में तो उसमें कोई मैनेजमेंट खास से रिलेटेड। यस उसमें तो करियर कोई वैसे भी कुछ खास वो नहीं है। ओके तो फिर मैंने बात करी, मैंने कहा कि मैं काम करता हूँ, मैं एमसीए करना शुरू करता हूँ, उसकी पढ़ाई करता हूँ, और आईटी की फील्ड में जो चूँकि मेरा थोड़ा इंटरेस्ट है, थोड़ा बहुत मुझे आता भी है, तो मैं काम करता हूँ वेब डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह की चीज़ों को करता हूँ, कुछ डिप्लोमास करता हूँ। वो मैंने शुरू भी किए। मैंने PHP मैंने लर्न करना शुरू किया, मैंने जावास्क्रिप्ट, मैंने सारी चीज़ें जो एक लैंग्वेजेस होती हैं कंप्यूटर साइंस की, वो मैंने लर्न करनी शुरू की। डेवलपमेंट के कोर्सेज वगैरह मैंने किए। उसके बाद फिर मैंने डेवलपमेंट शुरू भी किया, मैंने वेब डेवलपमेंट की चीज़ें भी करी, मैंने कई सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया। ओके धीरे धीरे मेरे फादर का एक इंटरेस्ट आया कि काम करते हैं, एक बिजनेस ही सेटअप कर लेते हैं, ओके जो कि कई सारे मल्टीपल पोर्टल्स का होगा, जिसमें प्रॉपर्टी के कुछ पोर्टल्स होंगे, जिसमें कुछ मीडिया रिलेटेड कुछ पोर्टल्स होंगे, और इसके अलावा हम अपनी एक ऐसी कंपनी बना लेते हैं जिसमें हम वेब डेवलपमेंट के और भी कुछ प्रोजेक्ट्स करेंगे। ओके तो मैंने अपने फादर की बात सुनी, तो फिर हम लोगों ने अपनी एक कंपनी शुरू करी। मैंने अपने फादर के कहने से ही फिर एक कंपनी शुरू करी, और कुछ 6-7 लोगों का स्टाफ रखा। वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज पे, मतलब जो प्रोजेक्ट्स होते थे वो हम लोग करते थे, बाहर से कुछ प्रोजेक्ट उठाते थे, और इसके अलावा एक इंटरनल हमारे पोर्टल्स थे जिन पे हम लोग काम करते थे, ठीक है। तो मेरे फादर का थोड़ा सा न्यूज़ लाइन से रिलेटेड कुछ उनके ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिनको वो फुलफिल करना चाहते थे, तो उन्होंने कहा इसी के माध्यम से करते हैं चलो। बट चूँकि बिज़नेस में उतार चढ़ाव होते हैं, और उतार काफ़ी ज़्यादा हुए, चढ़ाव उतने नहीं हो पा रहे थे, तो लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हुए, और उसकी वजह से फिर वो बंद करना पड़ा। ओके तो फिर जब वो बंद किया, फिर मैंने फिर से मतलब जॉब वगैरह ही शुरू कर दिया। आईटी की ही लाइन में मैंने एक कंपनी थी नोएडा की, एक बड़ी डेवलपमेंट कंपनी थी, मैंने वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। ओके उसके बाद मुझे ये सब करते करते मुझे इस चीज़ का रियलाइज़ हो रहा था कि मैं इन सब चीज़ों के लिए बना नहीं हूँ। मैं खामखा में मैं अपने ऊपर एक अलग ही स्ट्रेस ले रहा हूँ। तो आपको फिर एक मौके के बाद ये रियलाइज़ होता है कि जो आप कर रहे हो वो आप करना नहीं चाहते हो। अंदर से आप सैटिस्फाइड नहीं हो। यस कई चीज़ों में आप सिर्फ मन मार के कर रहे हो। मैं आज के समय में देख रहा हूँ कि ज़िंदगी सबके पास भाग रही है। एग्जैक्टली लोग बस एक भागती हुई ज़िंदगी को उसी का पीछा कर रहे हैं। एग्जैक्टली और हम सब ईएमआईज़ के एक मतलब पूरे चक्रव्यूह में फँसे हुए हैं। ठीक है, हमने घर भी ले लिए हैं, हमने अपनी गाड़ियाँ भी ले ली हैं, हमने और भी बहुत सारी घर की चीज़ें ली हुई हैं, लेकिन सब ईएमआईज़ पे चल रही हैं। कुछ भी हमारा अपना नहीं है। और जब तक हमारा अपना होता है तब तक पता चलता है कि आपको इतनी बीमारियों ने घेर लिया होता है कि कब आपका नंबर आ जाए, और फिर तो ये सब चीज़ें आज के समय में बहुत बहुत मामूली सी हो गई। एग्जैक्टली आज भी ऑलमोस्ट 60-70% लोग ऐसे होंगे जो अपने मन को या कहीं ना कहीं अपने उस कलाकार को दबा करके एक जॉब कर रहे होंगे, बिल्कुल, या अपने उस मैनेजमेंट स्किल को दबा करके वो आईटी का काम कर रहा होगा। कोई आईटी वाला होगा जो उसका इंटरेस्ट नहीं होगा आईटी में, बट फिर भी वो कर रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली तो आपने फिर अपने पैशन को कैसे फॉलो अप किया? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसके 2 कारण। पहला तो ये था कि बिज़नेस में मुझे लॉसेस हुए थे। यस और उस समय काफ़ी हताश था।
क्योंकि देखिए, आप किसी बिजनेस को सेटअप कर रहे हैं, एक सबसे बड़ी गलती ये थी कि मेरे फादर ये चाहते थे कि अब मैं चूंकि एमसीए की पढ़ाई कर रहा था और मैं आईटी की फील्ड में थोड़ा सीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे फादर ने उसी मोमेंट पे मुझे इस चीज़ के लिए भी बोला कि नहीं, तुम बिजनेस ही शुरू कर दो इसका। ओके, तो लर्निंग फेज में करते हुए जब आप बिजनेस भी शुरू कर देंगे जिसका आपको ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, तो ऑब्वियसली उसमें लॉसेस 100% चांसेस। तो फादर का भी काफ़ी लॉस हुआ, मेरा अपना भी मतलब काफ़ी लॉस हुआ। तो मतलब पैसे के साथ साथ टाइम हाँ, भी टाइम भी बहुत गया। मैं उससे काफ़ी ज़्यादा हताश था, निराश था। ठीक है, मैंने सोचा कि अब ये चीज़ हो गई, अब क्या करूँ? फिर मैंने उसको बहुत सारी चीज़ों को रिकवर करने के लिए या मतलब उसको जिसे कहना चाहिए कि उसको मेकअप करने के लिए मैंने जॉब किए, आईटी इंडस्ट्री में मैंने जॉब शुरू करी और लगभग 1 साल तक जॉब करने के बाद मैं बिल्कुल पक चुका था। मैं सच बताऊँ, मैं बिल्कुल उस ज़िंदगी से बिल्कुल तंग आ चुका था। ओके, तो मैंने कहा कि शुरू से तो अपने फादर की सुन ही रहा हूँ, अपने मदर की सुन रहा हूँ, जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही कर रहा हूँ, उससे अलग तो कुछ करने की सोच भी नहीं रहा हूँ। तो फिर अब थोड़ा अपने मन की सुन लेता हूँ। एक वक़्त था जब मैं चाँद-तारों की बातें करता था, एक वक़्त था जब मैं एस्ट्रोनॉमी के फ़ील्ड में आगे बढ़ना चाह रहा था, लेकिन जब वो सब चीज़ें भी पीछे छूट चुकी हैं, तो क्यों ना अंदर जो एक म्यूज़िक का कीड़ा है, मैं उसी के साथ आगे बढ़ूँ और शायद उसमें कुछ कर सकूँ। ओके, ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ये तो फॉर श्योर। ठीक है, ये डेवलपमेंट और ये सॉफ्टवेयर की जो लाइन है, साइंस की फील्ड है, ये इसमें मैं नहीं कर पा रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस इज़ अ लाइक फ्लॉप शो। डन, तो फिर मैंने वहाँ से अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, मैंने कहा देखो ये सब सब करके देख लिया, कर रहा हूँ, मन से नहीं कर रहा हूँ, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे अपने मन की अब करने दीजिए, मैं सिर्फ म्यूज़िक करना चाहता हूँ, सिंगिंग करना चाहता हूँ। उसमें भले ही कुछ कर पाऊँ, नहीं कर पाऊँ, बहुत अच्छा कमा पाऊँ, नहीं कमा पाऊँ, लेकिन मुझे करना है। बिल्कुल आपने थ्री इडियट्स का जो वो फरहान वाला जो एक एपिसोड जो था, अब्बू नहीं मानेंगे। हाँ, अब वो नहीं मानेंगे। बिल्कुल कुछ वैसी चीज़ें थी। ओके, मैंने भी कन्विंस करने की कोशिश की, पहले तो नहीं मान रहे थे। फिर मैंने घर से थोड़ा बाहर रहना शुरू कर दिया, थोड़ा दूर रहना शुरू कर दिया, थोड़ा अलग रहना शुरू कर दिया। मेरे कुछ खास दोस्त थे, जो इसी फील्ड में अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे थे, मैंने उनके साथ काम करना शुरू कर दिया, घर आना ही बंद कर दिया। इससे मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे ओके, कि मैं बिल्कुल ही रेबेल कर रहा हूँ, ठीक है, उनकी सुन ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम एटलीस्ट जो करना है करो, लेकिन घर में तो रहो। ओके, मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने फिर उस वक़्त से फिर मैंने स्क्रैच लेवल से शुरुआत की। शुरुआत में देखिए आप अब म्यूज़िक में मुझे भी उतनी नॉलेज थी नहीं। जब मैंने 2014 में शुरू किया था, म्यूज़िक में मुझे भी इतनी नॉलेज थी नहीं। मुझे गिटार बजाने का गिटार का ए एस बी भी नहीं आता था। लेकिन फिर चूँकि जो जिन दोस्तों के साथ रहता था, उन लोगों के साथ रहते-रहते बहुत सारी चीज़ें सीखा। उनको देखते-देखते सीखा, उन लोगों ने जो गाइडेंस दी उनके हिसाब से मैंने करना शुरू किया। ओके, म्यूज़िक के लिए फिर मैंने हालाँकि जब मैं अपनी ग्रेजुएशन कर चुका था, ग्रेजुएशन के बाद अपनी मम्मी से बात करके मैंने 2 या 3 साल मैंने वोकल्स का एक कोर्स किया था। ओके, प्रयाग संगीत समिति से ही मैंने कोर्स किया था। प्रयागराज में। हाँ, जो प्रयाग संगीत समिति है, प्रयागराज से एफिलिएटेड है। तो मैंने वहाँ से क्लासिकल म्यूज़िक का एक वोकल्स का कोर्स किया था, ओके, जिसमें मैंने 2 या 3 साल मैंने क्लासिकल म्यूज़िक बिल्कुल सीखा था। ओके, तो वो उस वक़्त मेरी लर्निंग थी। बचपन में जब मैं बहुत छोटा था, जब मैं मुश्किल से 8th या 9th क्लास में था, तभी मेरी मम्मी ने, क्योंकि मेरी मम्मी इस मामले में काफ़ी विज़नरी थी। उनको ऐसा लगता था कि बच्चे को सिर्फ़ पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होना चाहिए। ओके, तो मेरी मम्मी थोड़ी-सी विज़नरी थी और फिर पापा को भी उन्होंने कन्विंस किया। तो बचपन में उन्होंने मुझे पहले तबले का कोर्स कराया। पहले मैंने 3 या 4 साल तबला सीखा बचपन में। ओके, ठीक है, वो सिर्फ़ एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए था, उसका मेरी लाइफ़ में क्या मैं करियर चूज़ करूँगा उससे कोई लेना-देना नहीं था, लेकिन सिर्फ़ एक पर्पज़ था कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्पोर्ट्स में मैं ज़्यादा था नहीं, मैं स्पोर्ट्स में कभी मेरी ज़्यादा एक्टिविटी रही नहीं। ओके, तो उसके बाद फिर मम्मी ने ही फिर पापा को भी कन्विंस किया और उस टाइम पे ग्रेजुएशन के तुरंत बाद मैंने वोकल्स के 2 या 3 साल का मैंने कोर्स किया। वो नॉलेज मेरे को काफ़ी काम आई जब मैंने अपना करियर म्यूज़िक के तौर पे चूज़ किया और मैंने उसमें आगे बढ़ना शुरू किया, तो वो नॉलेज मेरे काफ़ी काम आई। क्योंकि उससे मैंने एक इंस्टीट्यूट में जॉइन करके बच्चों को पहले सिखाना शुरू किया, ओके, वोकल्स की ट्रेनिंग देना शुरू किया, हारमोनियम सिखाना शुरू किया ओके, और खुद मैं
प्रैक्टिस करता था कीबोर्ड सीखने की, गिटार सीखने की, अपने दोस्तों के ही ज़रिए, क्योंकि मुझे किसी ने कभी सिखाया नहीं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट मैंने कभी किसी से सीखा नहीं। और ये फैक्ट है, मुझे कभी किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन हाँ, मुझे गाइडेंस काफ़ी सारे लोगों ने दी, जो उनकी गाइडेंस से, उनके जो भी उन्होंने मेरे को छोटी-छोटी चीज़ें बताई किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में, वो सब करते-करते फिर यूट्यूब। देन यूट्यूब तो एक बहुत मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ से आप सब कुछ सीख सकते हैं। यस, एग्जैक्टली। अभी के ज़माने में सबसे बड़ा गुरु तो आज यूट्यूब ही हो गया है। बिल्कुल। कुछ भी चीज़ सीखना है आपको, वहाँ से आपको गाइडेंस मिल जाएँगी, क्लासेस मिल जाएँगी। आपको कुछ भी नहीं आता है ना, आप बिल्कुल स्क्रैच लेवल से शुरू कर रहे हैं, ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं, आप यूट्यूब से सीखिए। एग्जैक्टली। आपके पास सारे लेसन्स हैं, वहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिलेगी, ठीक है? और कोर्सेज़ बहुत अच्छे हैं। यस। तो बट मुझे ऐसा लगता है कि वीडियोज़ होना इट्स नॉट बिग डील। आप उसमें प्रयास कितना कर रहे हैं, कोशिश कितना कर रहे हैं, ये आपको बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। बिल्कुल। तो प्रैक्टिस इज़ द मस्ट। आपको सच बताऊँ तो मैंने अपनी लाइफ़ में जब मैंने ये सब शुरुआत करी, तो उस वक़्त मैं शोज़-वोज़ ज़्यादा नहीं करता था, क्योंकि एक नया ग्रुप मिला था मुझे। उस नए ग्रुप के साथ में मैं बैंड बनाने की कोशिश कर रहा था। उन लोगों के साथ मैंने बैंड बनाया। ओके। उन सभी लोगों का जो इन्फ्लुएंस जो था, वो ज़्यादातर जो इन्फ्लुएंस थे, वो वेस्टर्न म्यूज़िक से थे। वो मेटालिका, क्रेडल ऑफ फिल्थ और मतलब बहुत सारे जो वेस्टर्न सिंगर्स थे, वेस्टर्न बैंड्स थे, उनसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे वो लोग। तो उनके उनके ही म्यूज़िक को वो लोग ज़्यादा फ़ॉलो करते थे, वो वही ज़्यादा प्ले करते थे। ओके। ठीक है। तो उन्होंने मुझे भी इस चीज़ के लिए कहा कि मैं उसी को ज़्यादा करूँ, उनके साथ में वही सब गाऊँ, वही सब सीखूँ। बट मेरा इन्फ्लुएंस, मैं उस सब से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं था। मुझे कहने का मतलब ये है कि मेरा इंटरेस्ट नहीं था वेस्टर्न म्यूज़िक में उस वक़्त। मैं सुनता था, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं था। तो मैंने ही उन्हें कन्विंस किया कि देखो, आप इंडिया में रह रहे हो, और इंडिया में रहते हुए मुझे नहीं पता कि कितना स्कोप है वेस्टर्न म्यूज़िक को प्ले करने का। आई एम श्योर होगा। लेकिन जो मेजर जितना भी बिज़नेस है, कमर्शियल जो बिज़नेस है, 100%। वो हिंदी म्यूज़िक से ही है, Yes. वो बॉलीवुड म्यूज़िक से ही है। अगर आप उसमें आगे नहीं बढ़ने की सोच रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप अपनी मेजर जो सोर्स ऑफ इनकम है, उसको पीछे छोड़ रहे हो। म्यूज़िक में फिर आप कुछ आगे करने की नहीं प्लानिंग कर रहे हो, अच्छी प्लानिंग नहीं कर रहे हो। यस। तो जब मैंने उनको इस सब चीज़ों से कन्विंस किया, तो दे गॉट कन्विंस्ड, और उसके बाद में फिर हम लोगों ने बॉलीवुड म्यूज़िक के साथ बॉलीवुड रॉक और ये सब चीज़ें करनी शुरू करी एज़ अ बैंड, और वहाँ से हमें एक नई शुरुआत मिली। ओके। तो जब आपने ये गिटार प्ले करना सीखना स्टार्ट कर दिया यूट्यूब से देख करके या जो भी, तो इसमें प्रैक्टिस में आप कितने आवर्स देते थे अप्रॉक्सीमेट? मतलब मेरा ये क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि जो अभी भी जो सीख रहा है। स्टार्ट हैं या लर्नर हैं, हाँ, कि वो उनको लगता है कि यस मुझे म्यूजिक के उसमें कैरियर बनाना है, हाँ। तो क्या परफेक्ट कितने आवर्स होने चाहिए एटलीस्ट आपको गिटार के साथ देने चाहिए, या आप कितने आवर्स दिए? देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, जब शुरू-शुरू में मैं गिटार करता था, तो ज़ाहिर-सी बात थी, मैं गिटार सिर्फ़ अपनी एक सीखने के लिए कर रहा था। मैंने अपने सीखने में थोड़ा वक़्त लगाया। एग्जैक्टली। मैंने लगभग, जब मैंने प्रॉपर स्टेज पे गिटार के साथ प्ले करना है, गाना शुरू किया है, गिटार के साथ जब मैंने गाना शुरू किया है, तो इसमें मुझे लगभग 5 से 6 साल लगे। लेकिन अगर कोई बिगिनर, एज़ अ बिगिनर अगर आप गिटार सीखना शुरू कर रहे हैं, तो अगर आप आज से शुरू कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि अगले 2 या 3 साल में आप इतना गिटार प्ले करना सीख सकते हैं, जिसमें कि आप गिटार के साथ गा भी सकते हैं, और इनफैक्ट शायद आप प्रोफ़ेशनली उसको एक करियर के तौर पे आप आगे भी बढ़ सकते हैं। ओके। अगर आप सिर्फ सिंगिंग पे फ़ोकस कर रहे हैं, तो आप 2 या 3 साल में इतना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रोफ़ेशनल गिटारिस्ट बनना चाहते हैं, तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। ओके। नॉर्मली भी अगर आप गिटार सीख रहे हैं, सिर्फ गाने के पर्पज़ से, कि आपको कुछ भी गाने के लिए जब आप सिंगिंग शुरू करते हैं, तो एक इंस्ट्रूमेंट आना आपको बहुत ज़रूरी होता है। ये एक मतलब एक मस्ट नीड है। आप कीबोर्ड के साथ गाइए, आप गिटार के साथ गाइए, आजकल लोग यूकेलेले के साथ में भी गाते हैं, ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक इंस्ट्रूमेंट पे एटलीस्ट इतनी महारत हासिल करें कि उसके साथ आप प्रॉपर गा सकें। कुछ कॉर्ड्स तो आनी चाहिए आपको, ओके। ठीक है? कुछ कॉर्ड्स तो बजानी आनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पियानो बजाते हैं, आप कीबोर्ड बजाते हैं, तो इतनी कॉर्ड्स आपको आनी ज़रूरी है कि आप उसके साथ में किसी भी गाने को प्ले कर सकें, चाहे वो किसी भी स्केल का गाना हो। ओके। क्योंकि म्यूज़िक में स्केल्स होते हैं, कॉर्ड्स होती हैं, कॉर्ड चार्ट होते हैं, स्केल के चार्ट्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें, पहले तो ये बेसिक नॉलेज होती है, वो आपको
समझना है, वो आपको सीखना है। एग्जैक्टली। ठीक है, उसके बाद फिर वो इतनी कॉर्ड्स वगैरह आपको आनी ज़रूरी है कि आप उसके साथ में प्रॉपर गा सकें। ठीक है, तो वो चाहे आप कीबोर्ड को पिक करें, पियानो को पिक करें, या फिर आप गिटार या यूकेलेले कुछ भी पिक करें, तो वो बेसिक नॉलेज आनी ज़रूरी है। जब आप रोज़ कम से कम 1 से 2 घंटे का रियाज़ करेंगे, मैं इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूँ, यस। खासकर गिटार की। गिटार में तो कम से कम आपको 1 से 2 घंटे रोज़ के ज़रूरी हैं, अगर आप उसमें करियर बनाने की सोच रहे हैं। मिनिमम 2 घंटे तो बहुत ज़रूरी है। कि आपको कुछ नहीं तो सिर्फ अपनी फिंगर की प्रैक्टिस करनी है कि आप 1 2 3 4 4 3 2 1, ठीक है। उसके अलावा आपको कॉर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है, आपको कॉर्ड्स सीखनी है, फिर उसके साथ स्ट्रमिंग की प्रैक्टिस करनी होती है कि कॉर्ड्स तो पकड़ना सीख गए कि हाँ चलो ये कॉर्ड्स पकड़ी जाती है, लेकिन उसके साथ साथ स्ट्रम करना है। Yes. फिर कॉर्ड्स की स्विचिंग होती है, एक कॉर्ड से दूसरी कॉर्ड पकड़ना, ठीक है, बार कॉर्ड्स पकड़ना है, ठीक है, आपको बहुत तरह की कॉर्ड्स होती हैं, ठीक है। एक बार मुझे ये बताइए कि जब आप जॉब कर रहे थे और वहाँ की पहली इनकम और जब आपने गिटार प्ले किया और वहाँ से पहली इनकम आई, तो क्या डिफरेंस लगा आपको, क्या हैप्पीनेस आई, या आपने क्या किया उस पैसे का? देखिए, कुछ ऐसा मेमोरी है आपके पास इससे बिल्कुल, रिलेटेड? प्लीज शेयर करिए। जिंदगी में पहली बार जब आप काम करना शुरू करते हैं, आप जब कहीं बाहर निकलते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, बाहर जाके नए एनवायरनमेंट में आप पहली बार कोई जॉब करना शुरू करते हैं, और जो पहला महीना कंप्लीट होता है उस जॉब में, और जब आपके हाथ में सैलरी आती है, वो फीलिंग तो कुछ अलग ही लेवल की फीलिंग होती है। उसको तो कोई, इट इज इररिप्लेसेबल। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हाथ में जब आपके पैसे आते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, मतलब मैं इस काबिल तो हूँ कि कम से कम कुछ पैसे कमा पा रहा हूँ। ठीक है, फिर वो पैसे जब आप अपने पेरेंट्स को देते हैं तो वो एक अलग ही खुशी होती है। ठीक है, तो वो मेरे साथ भी वो चीज़ भी थी। लेकिन जॉब करने से, ठीक है, आप इतने काबिल थे कि आप जॉब कर पा रहे हैं और आप उससे अर्निंग कर पा रहे हैं। मतलब मैं कुछ सालों बाद की बता रहा हूँ। पहली बार जब मेरे हाथ में सैलरी आई थी तो ऑब्वियसली वो अलग ही लेवल की खुशी थी, मैं उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता हूँ। मैंने अपने पेरेंट्स को जब वो सैलरी का चेक दिया और उन्होंने देखा, उनको भी बहुत अच्छी लगी, बहुत खुशी। और गिटार प्ले करके जब हुआ है तब? जब मुझे पहली बार गिटार तो नहीं प्ले करता था उस टाइम पे, गाते हुए। ओके, सिंगिंग मतलब हाँ, सिर्फ पहले सिंगिंग से शुरू किया था। जब एज अ बैंड, जब अपने दोस्तों के साथ मैंने परफॉर्म करना शुरू किया, जब वहां से मेरे पास पहली इनकम आई, वो उस खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो बहुत ही अलग लेवल की खुशी थी। यस, क्योंकि आप अपने शौक को, क्योंकि होता ये है कि हम जिस हमारे इस जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी में आप देखोगे तो ज़्यादातर जो पेरेंट्स होते हैं वो यही कहते हैं कि इस फील्ड से आप कमा नहीं सकते। हाँ, गाने से घर नहीं चलेगा। घर नहीं चलेगा। कॉमन सा डायलॉग है जो हर घर में मिल जाएगा कि अगर कोई अपनी पैशन को फॉलो कर रहा है या कुछ भी है तो उनके गाइडेंस से उनको ये बोलते हैं कि गाने से घर नहीं बजेगा, गिटार बजाने से घर नहीं चलेगा। ठीक है, घर नहीं चलेगा, घर नहीं आ सकता, गाड़ी नहीं आ सकती, बैंक बैलेंस नहीं बन सकता, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जब आपके हाथ में वो पहली इनकम आती है और जब आप देखते हो, फिर जब आप गर्व से प्राउड फील करके जब अपने पेरेंट्स को बोलते देखो मैं ऐसे अर्न कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ऐसे अर्न नहीं किया जा सकता है, कर सकते हैं, काबिलियत होनी चाहिए। एक्चुअली वो पैसा नहीं, वो एक उम्मीद होती है उस रास्ते में और आगे बढ़ने की। बिल्कुल, एक्जेक्टली। तो जब ऑब्वियसली जब आपके हाथ में जब पैसे आ रहे हैं उस फील्ड से, आप अर्न करना शुरू कर दे रहे हो, तो आपके पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं फिर कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ भाई ठीक है, काश थोड़ा और पहले काम शुरू कर दिया होता, यही तो और ज़्यादा तरक्की हो चुकी होती। okay. तो लेकिन हाँ, मैं खुद भी इस चीज़ को फील करता हूँ कि जितना वक्त मैंने जॉब करने में या बिजनेस करने में जो मैंने अपना वक्त गवाया, अगर मैंने वो चीज़ अगर करी होती तो आज से शायद मैं और 5 या 6 साल 7 साल पहले उस सक्सेस को हासिल कर चुका होता, जो मुझे अब धीरे-धीरे अचीव होनी शुरू, जो अब अचीवमेंट्स हो रहे हैं, शायद मैं और पहले वो अचीवमेंट्स कर रहा होता। सो नीलेश, आप मुझे ये बताइए, जैसे 8 साल से आप गिटार प्ले कर रहे हैं और सिंगिंग कर रहे हैं, तो अभी तक आपने कौन-कौन से स्टेट में जाके परफॉर्मेंस दे चुके हैं गिटार प्ले का या सिंगिंग का? प्लीज़ उसकी जर्नी बताइए थोड़ा-सा। तो जब आप सिंगिंग में अपना करियर बनाना शुरू करते हैं, म्यूज़िक में अपना करियर बनाते हैं, तो आपके पास में ना सिर्फ आप जिस सिटी में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली एनसीआर से मैंने शुरू किया था, अपना जो भी काम है दिल्ली एनसीआर से ही शुरू किया था। ओके। तो शुरुआत में तो आप मतलब दिल्ली एनसीआर में मैंने काफ़ी सारे शोज़ किए, जगह-जगह करते थे। तो चाहे वो गुड़गाँव हो, चाहे वो फरीदाबाद हो, चाहे नोएडा हो, चाहे गाज़ियाबाद हो, और दिल्ली के सारे जो एरियाज़ थे। तो हम लोगों ने पहले वहाँ से शुरू किया।
धीरे धीरे हमारे पास में क्वेरीज जो है वो यूपी के काफ़ी सारे एरिया से आनी शुरू हुई। आगरा से आती थी, लखनऊ से आती थी, कानपुर से आती थी, प्रयागराज से आती थी, तो हम लोगों ने वहाँ भी जाके शोज़ किए। उसके अलावा फिर मेरे पास में मध्य प्रदेश से आना शुरू हुआ, मैंने इंदौर में जाके शो किया। इंदौर, हाँ, ओके। और फिर एक बार मुझे मौका मिला मुंबई में जाके शो करने का, तो मैंने मुंबई में जाके भी गिग्स किए। ठीक है, 1-2 मैंने गिग्स वहाँ पर भी किए हैं। ठीक है, तो इसके अलावा मैं राजस्थान में गया हूँ, राजस्थान में जाके मैंने शोज़ किए हैं। मैंने चंडीगढ़ में जाके शोज़ किए हैं, तो मतलब जयपुर में मैंने किया है, चूँकि मैंने राजस्थान का नाम लिया है। तो अलग-अलग जगह से आती रहती हैं क्वेरीज़ आपके पास में, मतलब फ्रॉम एंटायर नेशन आपके पास कहीं से भी क्वेरी आ जाती है। ओके। आपको मतलब क्लाइंट जो है वो, आप अगर जैसे चूँकि प्रोफ़ाइल के बेसिस पे होता है, हम लोगों की प्रोफ़ाइल पसंद आती है और उसके बाद में लोग चाहते हैं हमको सुनना, तो ओके। किसी कहीं से भी बुला सकते हैं। ओके, तो अभी 1 महीने में आप एटलीस्ट कितने पार्टिसिपेट कर लेते हैं शोज़ में? करंटली ऐसा होता है कि मेरे पास में जो प्राइवेट इवेंट्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, मेरे पास में प्राइवेट इवेंट्स में वेडिंग इवेंट्स होते हैं, प्री वेडिंग इवेंट्स होते हैं। ओके। ठीक है, कुछ पब्लिक इवेंट्स भी होते हैं, ठीक है, कॉलेज इवेंट्स होते हैं। तो ये सब मेरे पास में आते रहते हैं। मैं हफ्ते में कम से कम 4 दिन तो मैं बिज़ी रहता ही हूँ। ओके। मेरे वीकली कम से कम 4 दिन तो ऐसे होते हैं जिसमें मैं सिर्फ़ शोज़ कर रहा होता हूँ। ओके। कभी-कभी उससे ज़्यादा भी हो जाते हैं, कभी-कभी हफ्ते में 5 दिन, 6 दिन भी हो जाते हैं। हम लोगों का एक सीज़न होता है। ओके। जब हम लोग परफ़ॉर्म करते हैं तो हमारा एक सीज़न होता है जो कि सितंबर ऑनवर्ड्स करीब शुरू होता है, सितंबर-अक्टूबर के ओके। आस-पास। और मार्च के आस-पास तक हमारा ये सीज़न चलता है, जो कि सिर्फ़ मतलब जिसमें सारी वेडिंग जितने भी चूँकि वेडिंग्स सबसे ज़्यादा होती हैं इसी सीज़न में, Yes. इसी पूरे एंटायर टाइम में आपके वेडिंग्स वगैरह ज़्यादा होती हैं। हुँ, तो सबसे ज़्यादा शोज़ भी हमारे उसी वक़्त में होते हैं। ओके। तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हफ़्ते के आप सातों दिन बिज़ी हैं और आपको बिल्कुल भी वक़्त नहीं मिल रहा है। ओके। कभी-कभी ये होता है कि 4 दिन आप काम कर रहे हैं, 2-3 दिन आप फ्री हैं, तो उन जैसे आपके पास में 2 या 3 दिन फ्री हैं, तो हम उसमें अपनी प्रैक्टिस करते हैं, कुछ नए सॉन्ग्स का कलेक्शन बनाते हैं। जैसे लेटेस्ट सॉन्ग्स आते रहते हैं, तो हम उनको लर्न करते रहते हैं, क्योंकि ओके। ज़रूरी होता है यस, कि कभी अपडेट अपने आप को अपने आप को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। हालाँकि मैं उनमें से नहीं हूँ जो बहुत ज़्यादा अपडेट करता हूँ खुद को, क्योंकि ओके। अब मैं आपको बता ही देता हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं, लोग मुझसे कहते हैं, "अनुव जैन का सॉन्ग, प्लीज़ अनुव जैन का सॉन्ग प्ले मतलब गा दीजिए।" यस, कभी कहते हैं मुझसे प्रतीक कुहाद का सॉन्ग गा दीजिए, है ना? एग्ज़ैक्टली, बट पर्सनली मैं उनको ज़्यादा सुनता नहीं हूँ, यस, और जब ज़्यादा सुनता नहीं हूँ तो मेरा अंदर से वो गाने का फीलिंग नहीं फ़ील आती है। फ़ील नहीं आती है। एग्ज़ैक्टली, मेरा जो शुरू से जो एक इंटरेस्ट रहा है वो बॉलीवुड सिंगिंग में रहा है। मैंने बॉलीवुड की गानों को ही ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी है, मैं उन्हीं को ज़्यादा सुनता आया हूँ। और बहुत रिसेंटली मैंने अरिजीत सिंह को सुनना शुरू किया, उनके गानों को मैंने करना शुरू किया, वरना मैं उनमें से हूँ जो ज़्यादातर पीछे के गाने, जो पुराने ज़माने के जो ज़्यादा गाने हैं, मैं वही ज़्यादा गाता था। लेकिन फिर मैंने अपडेट करना शुरू किया और अब मैं किंग के भी गाने गाता हूँ। तो ग्रेट। ये एक मतलब खुद को अपडेट करना ज़रूरी होता है। नीलेश, आप मुझे ये बताओ, जैसे कि हम ऑन एन एवरेज जैसी चीज़ें होती हैं कि किसी कोई हमने कुछ स्टार्ट करी, तो लाइफ में कहीं न कहीं वो प्रॉब्लम्स आती हैं। हुँ। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा प्रॉब्लम जिसमें आपको ऐसा लगा हो कि मेरा फॉल डाउन आ रहा है या फिर मैं छोड़ दे रहा हूँ सब कुछ? तो ऐसे समय पे अपने आप को मोटिवेट आपने कैसे रखा? उन प्रॉब्लम से कैसे निकले? प्लीज़ बताइए। ठीक है, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। लाइफ़ में मेरे काफ़ी ज़्यादा उतार रहे हैं, चढ़ाव मैंने बहुत कम देखे हैं। ओके। और इसका एक बड़ा रीज़न ये रहा है कि मेरी फैमिली में मेरे अ, जैसे ही मैंने अपनी शुरुआत की थी सिंगिंग करियर की, जैसे मैंने शुरुआत करी थी, जी। उसी वक़्त मेरी मदर को किडनी के फेलियर का डायग्नोस हुआ ओके। और हमें ये पता चला कि उनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं ओके। और उनका इलाज शुरू हुआ, उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। प्रॉब्लम ये थी कि हम लोगों ने कोई मेडिक्लेम नहीं करवा रखा था अपनी मम्मी का। ओके। तो उसकी वजह से जितने भी फाइनेंसेस थे, वो ज़्यादातर फाइनेंसेस, चाहे वो मेरे फाइनेंसेस हों, चाहे मेरी सिस्टर के फाइनेंसेस हों, मेरी सिस्टर भी उस टाइम पे जॉब कर रही थी। तो मेरी सिस्टर के फाइनेंसेस हों या फिर मेरे फादर के फाइनेंसेस हों, सबके सब फाइनेंसेस जो थे वो मम्मी के इलाज में ही ज़्यादातर चले जा रहे थे। ऐसे करते-करते मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा खराब स्थिति हो गई थी। मतलब कहना चाहिए कि शायद हम सबके अकाउंट्स खाली हो गए थे। एक वक़्त ऐसा भी आया कि अगले 2 या 3 साल बहुत मुश्किल रहे। तब मैंने उस वक़्त एक डिसीज़न लिया। मेरा जो छोटा भाई है, वो
डांस, फिटनेस, जुम्बा इसमें है। ओके और उस वक्त उसका जो इंटरेस्ट था वो डांस की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा था। मैंने कहा कि चल ठीक है, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट अगर इसमें है और अगर तुम इसमें अगर कुछ करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एक इंस्टीट्यूट बनाते हैं और उस इंस्टीट्यूट के साथ में हम शुरू करते हैं। तुम उसमें अपनी एक मतलब डांस का एक जो भी तुम सिखाना चाहते हो, खुद भी प्रैक्टिस करना चाहते हो, वो सब करो और मैं वहाँ पर म्यूज़िक का अपना एक जो भी क्लासेस वगैरह है वो सब चलाऊँगा और उससे हम लोग एक इनकम जनरेट करेंगे, ठीक है? तो उस मोमेंट में चूँकि मेरा बैंड भी स्प्लिट हो चुका था, ऑलरेडी मेरा बैंड स्प्लिट हो गया था। ओके हम लोग अपनी अलग-अलग फ़ील्ड्स में सब लोग निकल चुके थे। एक मैं ही था जो म्यूज़िक में किसी तरह से कुछ करने की कोशिश कर रहा था, बाकी सबने अपनी अलग-अलग फ़ील्ड्स पकड़ ली थी। तो मम्मी की जब बीमारी डायग्नोज़ हुई तो मुझे ये सब करना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने किसी तरह अपने भाई के साथ मिलके एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। फिर हम लोगों ने उस पे काफ़ी मेहनत की। काफ़ी और सारे लोगों ने मतलब उस इंस्टीट्यूट को चलाने में मेरी हेल्प करी। वो लोग अब मतलब मेरे लिए फैमिली जैसे लोग हैं, ठीक है? मतलब जैसे मेरी एक दूसरी फैमिली है, वैसे ही वो लोग हैं, ठीक है? मेरे काफ़ी अच्छे, काफ़ी क्लोज़ लोग हैं जिन्होंने उस इंस्टीट्यूट को किसी तरह से मुझे चलाए रखने में, बनाए रखने में मेरी हेल्प करी। पर्सनल लेवल पे मेरी बहुत हेल्प करी इन लोगों ने। तो जैसे कि कौन आपके फ्रेंड्स थे हाँ, या जैसे मेरा एक फ्रेंड है शिवम और उसकी फैमिली है, उसकी सिस्टर हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके मतलब तो मैं उन लोगों से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ। उन लोगों ने मेरी हर जगह बहुत हेल्प करी। इस वक़्त मेरी मम्मी की ये बीमारी डायग्नोज़ हुई तो फाइनेंसेस वगैरह मैनेज करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूट से, कुछ मेरी सिस्टर के फाइनेंसेस थे, कुछ मेरे फादर के फाइनेंसेस थे। हम लोग किसी तरह से बस उनको किसी तरह से सर्वाइव कर जाएँ, इसकी कोशिश में लगे हुए थे। और 3.5 साल लगे। मेरी सिस्टर की शादी भी हो गई थी उस बीच में। ओके अपनी सिस्टर की शादी भी करी ओके और शादी भी कैसे करी, बस वही है कि सब चीज़ों को मैनेज करते हुए अपनी सिस्टर की शादी करी है। फिर मेरे फादर भी एक तरह से डिप्रेशन की स्टेट में आ गए थे। हालाँकि आपको बताया था मैंने कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट थे और काफ़ी अच्छे अपनी लाइफ़ में काफ़ी अच्छा कर रहे थे। लेकिन इन सब चीज़ों मम्मी की बीमारी को देख के वो भी काफ़ी डिप्रेशन में आ गए और उसके बाद फिर डिप्रेशन उनका बढ़ता ही चला गया। ओके उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दी, उन्होंने काम सब छोड़ दिया। फिर पूरी तरह से ज़िम्मेदारी एक तरह से मेरे सर पे आ गई। ओके मुझे इंस्टीट्यूट भी बंद करना पड़ा क्योंकि मम्मी की बीमारी भी इस तरह से बढ़ चुकी थी कि मैं कहीं पे फ़ोकस नहीं कर पा रहा था, इंस्टीट्यूट भी बंद हो गया था। ओके फिर किसी तरह से मैं बस बच्चों को ट्यूशन्स ही देता रहता था। वो एक ऐसा फ़ेज़ था जिसमें बच्चों को मैं बस म्यूज़िक की क्लासेस देता था या पर्सनल लेवल पे एकेडमिक्स की क्लासेस देता था। मतलब म्यूज़िक जैसे छूटता ही जा रहा था पीछे कहीं। ओके मैं बिल्कुल फ़ोकस ही नहीं कर पा रहा था। शोज़ वगैरह तो बहुत पीछे छूट चुके थे, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा था बस। लगभग 2019 तक यही सब चला। 2019 में मुझे एक स्कूल की जॉब मिली। मैंने स्कूल में जॉब करना शुरू किया तो उससे थोड़ा-सा बेटर हुआ क्योंकि इनकम एक मतलब कहना चाहिए एक फिक्स्ड इनकम आनी शुरू हुई। ठीक है, पापा की तबीयत दिन पे दिन खराब होती चली जा रही थी, ठीक है। फिर लॉकडाउन का टाइम आ गया और लॉकडाउन के टाइम में मेरे फादर को डिमेंशिया डायग्नोज़ हुआ और 2021 आते-आते मेरे फादर की भी डेथ हो गई। तो ये एक बहुत मुश्किल फ़ेज़ था जिसमें डिमेंशिया क्या डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कि आपका दिमाग जो होता है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है एक वक़्त के बाद। मतलब 200 में से शायद किसी एक को होता है, ऐसा होता है। मतलब 60 क्रॉस करने के बाद जब आपकी एज 60 से ऊपर हो जाती है उन लोगों को। तो 2021 आते-आते वो भी इस दुनिया से चले गए। तो 2017 में मेरी मदर की डेथ हुई और ख़ास बात ये है कि मेरी मदर की डेथ मेरे बर्थडे वाले दिन ही हुई थी। तो जब भी मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने की सोचता हूँ तो एक बार मन में वो भी आता है कि आज ही मेरी मदर भी इस दुनिया से चली गई थी। फिर फादर भी मुश्किल से 3 या 4 साल के बाद मेरे फादर भी इस दुनिया से चले गए। उनकी भी बीमारी बढ़ती चली गई। तो मतलब बहुत बड़ा डाउनफॉल था। मेरे लिए सर्वाइव करना भी उस टाइम पे बहुत मुश्किल हो रहा था। मतलब अपनी इनकम क्या मतलब मैं एक वक़्त का खाना भी कैसे अरेंज करूँ ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया। बट पोस्ट कोविड चीज़ें थोड़ी बेटर हुई और इसमें मैं सबसे बड़ा एक कहूँगा कि मेरे दोस्तों का, खासकर शिवम और उसकी फैमिली का, इन लोगों का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा और कहीं न कहीं मेरी सिस्टर ने भी मेरा इसमें बहुत सहयोग दिया और कई सारे रिलेटिव्स थे। तो और सबसे बड़ा जो सहयोग, जो सबसे बड़ा जो योगदान हमेशा जो मेरे लिए एक बैकिंग बन के रहे वो भगवान। मतलब जो भगवान का जो साथ रहा
वो मुझे हमेशा आगे बढ़ाता रहा। मैंने भगवान में विश्वास नहीं छोड़ा, और मैं ये सबसे कहना चाहता हूँ कि आप ज़िंदगी के किसी भी मुकाम पे कहीं पर भी आप डाउन फील करें, भगवान का नाम लेना मत छोड़ें, क्योंकि वो आपको हर मुसीबत से बाहर निकाल देंगे। एग्जैक्टली। तो पोस्ट कोविड मेरे पास में शोज़ काफ़ी ज़्यादा आने शुरू हुए, मुझे क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा आनी शुरू हुई, मेरी प्रोफाइल बहुत बेटर होनी शुरू हो गई पहले से भी ज़्यादा। और उसके बाद देयर इज़ नो लुकिंग बैक। तब से मैं बस आगे ही बढ़ रहा हूँ, और भगवान की इसमें बहुत कृपा है। ग्रेट, आपने अच्छी सारी चीज़ें बताई, और हम ईश्वर से यही दुआ करेंगे कि आप और आगे बढ़े, आपके जो भी ड्रीम है वो सब कंप्लीट हों, और लाइफ में भगवान का साथ तो जरूरी है, पर आपने जैसे एक दोस्त का नाम लिया शिवम, तो मैं चाहूँगा वो हर एक इंसान के पास एक ऐसा दोस्त जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। Exactly. मैं अब दोस्ती की बात आई तो मैं यही कहूँगा कि वो दोस्त नहीं है, वो एक भाई है। यस, वो एग्जैक्टली, एक फैमिली है, मतलब वो लोग सब लोग फैमिली हैं। ठीक है। तो नीलेश, जैसा कि आप परफॉर्म करने जाते हैं अलग अलग जगह, तो कहीं पे आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको, जहाँ पर आप बैठ के सिंगिंग करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा हो? क्योंकि आई नो कोई ऐसी जगह आती है कि ऐसा लगता है कि बस जल्दी से हो और मैं यहाँ से भागूं, पर कुछ ऐसा जगह होता होगा, स्मूथिंग जगह, जहाँ आपको बैठ के गाने में भी आपको खुद मजा आ रहा हो। यस, देखिए, मैंने जब शुरुआत करी थी, खासकर पोस्ट कोविड जब मैंने एक बार शुरू किया था, तो मैंने आपने नाम सुना होगा इम्परफेक्टो रुइन पब जो है नोएडा में, लॉजिक्स मॉल में, वहाँ से शुरू किया था। ओके। तो वहाँ पे मैंने एज अ ट्रायल शुरू किया था, वहाँ पे मैंने एक दो शोज़ किए थे, काफ़ी शोज़ किए थे। फिर वहाँ से फिर मैंने धीरे धीरे दिल्ली की तरफ स्विच किया, और मैंने पंजाबी बाग के जो क्लब रोड है वहाँ के काफ़ी सारे क्लब्स में परफॉर्म किया। तो जैसे कि वहाँ पर पहले एक शो था, इन्फिनिटी करके एक वहाँ पर कैफ़े होता था, और वरांडा मून शाइन वहाँ का एक काफ़ी बड़ा कैफ़े है, वहाँ पर मैंने किया। यहाँ पर मुझे काफ़ी मज़ा आता था, क्योंकि मैंने शुरुआत ही वहाँ से करी थी, तो ऑब्वियसली एक वो अच्छा लग रहा था वहाँ पे करते हुए। वहाँ से फिर मैंने स्विच किया सीपी की तरफ, और जब मैंने सीपी में स्विच किया तो मेरा पहला जो कैफ़े जिसमें मैंने परफॉर्म किया वो था डॉक्टर ज़ॉम्बी। और सीपी में जब से मैंने वहाँ पे डॉक्टर ज़ॉम्बी में करना शुरू किया है, मैं आज भी करता हूँ, जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं वहाँ पे जाके परफॉर्म करता हूँ। और उन लोगों से, मतलब उस कैफ़े से एक तरह से एक अलग ही रिलेशन बन चुका है। ओके। एक अलग ही वाइब आती है। ओके। क्योंकि वहाँ का जो उन्होंने जिस तरह से साउंड सिस्टम वगैरह सिंगर्स के लिए बना के रखा हुआ है, वो बहुत सूदिंग है। मतलब आपको गाते हुए खुद भी बहुत मजा आएगा, जो वहाँ पर ऑडियंस जो बैठ के सुन रही है उनको भी बहुत मजा आता है। ओके। लाइव सिंगिंग के लिए उनका साउंड बहुत अच्छा है। मैं डॉक्टर ज़ॉम्बी सीपी में है, सी ब्लॉक में पड़ता है। ओके। तो मुझे पर्सनली गाते हुए वहाँ पे बहुत एंजॉय करता हूँ, मैं खुद बहुत एंजॉय करता हूँ। ओके, तो ये कपल्स कैफे है या किस टाइप का कैफे है? ये डॉक्टर ज़ॉम्बी नाम तो बड़ा अजीब है एकदम। डॉक्टर ज़ॉम्बी नाम भी अजीब है, और वहाँ की थीम भी बहुत अजीब है। अगर आप जाएंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप ज़ॉम्बी वाले ही एक कल्चर में, एक उसमें पूरे एनवायरनमेंट में आए हुए हैं। ओके। क्योंकि उन्होंने पूरा थीम ही वैसे बना के रखी है। हॉरर। हाँ, बिल्कुल हॉरर थीम है उनकी। ओके। ज़ॉम्बी वाली थीम है, हॉरर स्टोरीज का एक पूरा उन्होंने पूरा थीम ही वैसा बना के रखा हुआ है कि आप जाएंगे तो आपको वो एक फील होगा कि हाँ अच्छा, इन्होंने पूरा एक हॉरर एनवायरनमेंट बना के रखा हुआ है। तो आप वहाँ कैसे, किस टाइप के गाने गाते हैं? कोई हॉरर वाले सॉन्ग भी गाते हैं? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वहाँ पर नॉर्मल बॉलीवुड सॉन्ग्स ही गाता हूँ। शुरू से मेरा, तो मैंने आपको बताया मेरा जॉनर ही बॉलीवुड रहा है, मेरी स्ट्रेंथ बॉलीवुड रही है, तो मैं शुरू से वही गाता रहा हूँ, और मुझे वही गाने में ज़्यादा मज़ा आता है। अभी मैं अपने आप को सबको अपग्रेड करने की ज़रूरत होती है, खुद को अपडेट करने की ज़रूरत होती है। तो मैंने अपना जो रुझान है, जो मेरा जो इंटरेस्ट है, वो मैंने बॉलीवुड से धीरे धीरे वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ थोड़ा ज़्यादा करना शुरू किया है। अब मैं थोड़ा ज़्यादा बाहर के गाने सुनना शुरू किए हैं मैंने। थोड़ा लर्न कर रहा हूँ, ताकि मैं कुछ अपने आप को कहीं और अच्छी जगह पे भी प्रेजेंट कर सकूँ। क्योंकि होता है लोगों को इंग्लिश ट्रैक सुनने में बहुत मज़ा आता है, खासकर गिटार पे। तो मैं उसके लिए भी अपने आप को थोड़ा तैयार कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। बात जहाँ तक डॉक्टर ज़ॉम्बी की है, तो डॉक्टर ज़ॉम्बी में मैंने आपको बताया कि कपल्स भी आते हैं वहाँ पे, मतलब ग्रुप्स में भी लोग आते हैं, फैमिलीज भी आती हैं, ठीक है। तो एक मतलब बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, अच्छा कैफे है, कोई भी जा सकता है वहाँ पर। खासकर लाइव सिंगिंग के लिए तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कभी भी वहाँ पर सुनना चाहते हैं, बैठ के सुने, बहुत मज़ा आएगा।
ओके, ये डॉक्टर ज़ॉम्बी जो है वो दिल्ली का कैफ़े है, बट मेरे कुछ व्यूअर्स हैं या कोई लोग अगर गुड़गांव के एरिया में अगर जाना चाहते हैं तो वहाँ पर कहीं कोई ऐसा कैफ़े जो लाइव सिंगिंग के लिए बेस्ट हो? काफ़ी अच्छा है लाइव सिंगिंग के लिए। जैसे मैं एक कैफ़े में करता था जो कि साइबर सिटी में, साइबर हब में, ओके, सोई 7 नाम है। ओके, तो सोई 7 जो है, आप वहाँ पर भी लाइव सिंगिंग का कर सकते हैं। हालाँकि अभी मैं कुछ वक़्त से वहाँ पर परफ़ॉर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं पहले करता था वहाँ पर, और शायद कुछ वक़्त में मैं वापस फिर से शुरू करूँगा वहाँ पर। ओके, तो मैं पहले वहाँ पर रेगुलर करता था, और काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है वहाँ का। तो अगर आप जनरली अगर आप लाइव सिंगिंग के लिए करना चाहते हैं, सिर्फ़ मुझे सुनने के लिए नहीं, लेकिन किसी और भी अच्छे लाइव सिंगर को सुनना चाहते हैं, तो आप सोई 7 में जा सकते हैं। सो नीलेश, अब तक का सफ़र काफ़ी अच्छा, आपने काफ़ी सब कुछ हमको बताया अपनी लाइफ के बारे में। तो मैं एक क्वेश्चन उन लोगों की तरफ से पूछना चाहता हूँ जो सिंगिंग में भी सोच रहे हैं कि करें या ना करें, पैसा है या नहीं है इस फील्ड में। जैसा कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं पैसा नहीं, घर नहीं चलता। तो मैं ऑन एन एवरेज प्राइस जानना चाहता हूँ कैफ़े का या फिर कहीं बाहर जाकर, तो उसका ऑन एन एवरेज क्या चार्जेस आप लेते हैं या ऑन एन एवरेज इतना है मार्केट में? वेल, मैं आपको बताता हूँ कि इसके जो प्राइजेज़ होते हैं वो किस उसमें रेंज करते हैं। मैं आपको अभी उसके बारे में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ। ओके, कोई भी अगर सिंगिंग में अपना करियर शुरू करना चाह रहा है, तो सबसे ज़रूरी है कि वो सीखने पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस करे। एग्ज़ैक्टली, सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों को सुनते हुए गाना शुरू ना करें, ये मेरा सबसे बड़ा सजेशन होगा। ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आज के समय में आप देखते हैं कि लोगों ने किसी सिंगर को गाते हुए सुना, और उन्होंने गाना शुरू कर दिया, गिटार उठाया और गिटार पे थोड़ी सीखा और शुरू कर दिया। यस, आप लॉन्ग टर्म में बहुत बुरी तरह से फेल होंगे। यस, अगर आप करियर बनाना चाहते हैं, तो फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी प्रैक्टिस करने में करिए। ओके, ज़रूरत से ज़्यादा करिए प्रैक्टिस, ओके, ताकि आप लंबा चल सकें। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी रेंजेस की, प्राइस रेंजेस की। जब आप कैफ़े में अपना करियर शुरू करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आज से अगर कैफ़े में काम ढूँढना शुरू किया है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि कैफ़े वाले आपको इनकम ही सबसे पहले प्रोवाइड करना शुरू कर दें। ओके, होता ये है कि शुरू-शुरू में कैफ़ेज़ आपको प्रोफ़ाइल बनाने के लिए आपको एक चांस देते हैं, ट्रायल देते हैं, ओके, कि आप 2 या 3 बार उनके पास में आएँ, अपनी प्रोफ़ाइल बनाएँ, वीडियो बनाएँ। कुछ लोग सिर्फ़ खाने के लिए देते हैं। कुछ लोग आपको 1000-1500 रुपए का एक शुरुआती अमाउंट देना शुरू करते हैं। ओके, कई अच्छे कैफ़ेज़ होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया इन्फिनिटी एक वहाँ पर कैफ़े था, ठीक है? तो वहाँ पर 2000 रुपए से शुरुआत करते थे, 2000 ढाई हज़ार रुपए आपको पे करते थे सोलो सिंगिंग की। अगर आप अकेले जा रहे हैं, गिटार केवल प्ले कर रहे हैं, तो 2 ढाई हज़ार रुपए से शुरू होती थी। बाकी फिर धीरे-धीरे करते-करते जब आप उस फ़ील्ड में 3, 4, 5 साल आपने ऑलरेडी दे दिए हैं, तो वही जो कैफ़ेज़ में आपको 2 ढाई हज़ार रुपए की इनकम मिलती थी, वो आपके 6-7 हज़ार रुपए के आस-पास पे आ जाती है। ओके, यूजुअली सीपी जो है एरिया, सीपी के जितने कैफ़ेज़ हैं, जो बड़े कैफ़ेज़ हैं, वो अच्छा पे कर सकते हैं, वो 5-6 हज़ार तक पे करते हैं, कई जगह पे 6-7 हज़ार तक पे होता ओके, है। लेकिन जो नॉर्मली जो रेंज करती है, वो 3 से 4 हज़ार रुपए की रेंज होती है, सीपी के जो कैफ़ेज़ होते हैं। ओके, और वो भी इस पे बेस करता है कि आपने अपनी लाइफ़ में कितना एक्सपीरियंस, मतलब कितने टाइम से आप गा रहे हैं। आप अगर 3-4 साल एग्ज़ैक्टली, हो यस, चुके हैं गाते-गाते, तो वो आपको अच्छा पे करते हैं। मैं ओके, गुड़गाँव के कैफ़ेज़ की अगर बात करूँ, तो गुड़गाँव के कैफ़ेज़ में 7-8 हज़ार रुपए तो एक सोलो सिंगर के लिए बहुत ही Very मतलब बेयर मिनिमम अमाउंट है। ओके, यस, वहाँ बहुत आराम से आपको 7 से 8 हज़ार रुपए एक कैफ़े क्लब का मिल सकता है, अगर आप सोलो सिंगिंग कर रहे हैं सिर्फ़। ओके, डुओ, ट्रायो का जो सेटअप होता है, उसके तो अलग चार्जेज़ होते हैं। ओके, ठीक है। बात करते हैं अगर आप प्राइवेट इवेंट्स की, सबसे ज़रूरी होता है कि जो एक सिंगर जो होता है, जो मेजर इनकम जहाँ से आती है, वो होती है प्राइवेट इवेंट्स की। क्योंकि प्राइवेट इवेंट्स की जो इनकम होती है, वो कैफ़े और क्लब की इनकम से जस्ट डबल, ट्रिपल टाइम्स होती है। ऑफ ठीक कोर्स, है? यस, तो मैं अगर एक बात करूँ, ऑन एन एवरेज अगर मैं कोई भी प्राइवेट इवेंट करता हूँ, तो मुझे 15,000 के करीब मैं चार्ज करता हूँ। किसी ओके, भी एक मतलब मिनिमम मैं अमाउंट बता रहा हूँ। ये इससे ज़्यादा भी हो जाता है। कभी-कभी मुझे 25,000 तक भी मिलता है। क्या है कि मेरा फ़ोकस जो है, मैं अभी लाइव सिंगिंग तो कर ही रहा हूँ, ओके, और प्राइवेट इवेंट्स में मेरा ज़्यादा फ़ोकस है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट इवेंट्स कर सकूँ। मेरा फ़ोकस सबसे ज़्यादा है कॉलेज इवेंट्स करने में। ओके, कॉलेज के इवेंट्स में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। आपको काफ़ी अच्छी रीच मिलती है। एक तो आपके फॉलोअर्स बहुत बढ़ते हैं। एग्ज़ैक्टली, दूसरी चीज़ कि आपके लिए आगे आने वाले रास्ते बहुत खुलते हैं। आपके जो फ्यूचर प्लान्स हैं, उसमें काफ़ी हेल्प करते हैं आपके कॉलेज के इवेंट्स। ओके, ठीक है? ठीक है। जी। तो नीलेश, अब इस पॉडकास्ट का समापन करते हैं।
और मैं आपसे कुछ एक दो क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा जी। कि जैसे अगर आपको एक मौका मिले बॉलीवुड के किसी सिंगर के साथ काम करने का, तो कोई एक ऐसा सिंगर जिसके साथ आप काम करना चाहेंगे? देखिए, शुरू से, बचपन से मेरा एक सपना रहा। मतलब ये जो बॉलीवुड जो सिंगिंग है ना, मैंने सोनू निगम जी को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो किया है। ओके। और मैं उनका मतलब ये समझ लीजिए कि उन्हीं को सुनते-सुनते जबरा फैन। हाँ, मतलब उनको ओके। सुनते-सुनते हम लोगों ने सिंगिंग करना शुरू कर दी। सोचिए ओके। कि उनके गाने गाते-गाते, उनको सुनते-सुनते हम लोगों ने सिंगिंग करना शुरू कर दी। और चूँकि अपने कई सारे इंटरव्यूज़ में सोनू निगम जी ने भी ये चीज़ बताई है कि उन्होंने जो जितने भी पुराने सिंगर्स रहे हैं, मतलब पुराने ज़माने के जो सिंगर्स रहे हैं, चाहे वो लता जी हों, चाहे वो मुकेश हों, चाहे वो किशोर कुमार हों, चाहे मोहम्मद रफ़ी साहब हों, ठीक है, चाहे वो आशा भोसले हों, इनको सुनते-सुनते ही उन्होंने अपना ये सिंगिंग का करियर जो है आगे बढ़ाया। ओके। वैसे ही मैंने भी उनको भी सुना, सोनू निगम जी को भी सुना और ऐसे करते-करते हम लोग इस ओके। तो नीलेश, आप ये बताइए, कोई ऐसा आर्टिस्ट या कोई ऐसा म्यूजिशियन या सिंगर जिसके साथ आप काम नहीं करना चाहते हैं, तो इसके बारे में कुछ आप? देखिए, मैं पर्सनल लेवल पे मैं किसी को क्या जज कर सकता हूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि सबने अपने-अपने लेवल पे कुछ ना कुछ स्ट्रगल किया है और कहीं न कहीं अचीव किया है, कहीं न कहीं अपनी जगह पर पहुँचे हैं। बहुत सारे लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल करके अपनी-अपनी जगह बनाई है इंडस्ट्री में। तो मैं जज करने वाला तो मैं कोई नहीं होता हूँ, लेकिन हाँ, जो मेरे कुछ ऐसे सजेशन हैं जो मैं दे सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अनुव जैन के बारे में बात करूँगा। अनुव जैन। वो एक बहुत अच्छे कंपोज़र हैं। उन्होंने बहुत अच्छी-अच्छी कंपोज़िशंस निकाली हैं। मैं उनके गाने उतने सुनता नहीं हूँ, लेकिन हाँ, फिर भी जितने सुने हैं, मुझे उनकी कंपोज़िशन बहुत पसंद आई। लेकिन जब भी मैंने उनकी लाइव सिंगिंग सुनी है, मुझे उसमें कुछ खामियाँ सुनने को मिली हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो अपनी लाइव सिंगिंग पे थोड़ा-सा काम करें, तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत अच्छे कंपोज़र तो हैं ही, एक बहुत अच्छे सिंगर भी बन के सामने आ सकते हैं। ओके। हाँ। थैंक यू सो मच नीलेश भाई, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और आपने अपनी इतनी अच्छी और स्ट्रगल भरी और सक्सेसफुल लाइफ के बारे में आपने हमको बताया। हेलो दोस्तों, ये रहा आज का एपिसोड। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट और एक नई कहानी के लिए। तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू।